नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा। आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज बात करेंगे जीएस के प्रैक्टिस सेट के ऊपर, और ये प्रैक्टिस सेट एससीजीडी के लिए मुख्यतः रहेगा और उन्हीं को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। वैसे सभी के लिए क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे एसएससीजीडी हो, चाहे पुलिस हो, सभी के लिए क्वेश्चन। क्योंकि जीएस का क्वेश्चन कोई ठाव नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ पूछा जाए, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये शाम को 7 बजे आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाया करेगा वीडियो। पर डे अब ये वीडियो रहेगा। जो व्यवस्था थी, लाइव की बात कर रहे थे, लाइव वो सेशन नहीं चल पा रहा है। लाइव सेशन के चक्कर में 3-4 दिन वीडियो डिले हो गया, और उसके चक्कर में अपलोड इसीलिए अब पर डे आपको जो 7 बजे जो वीडियो होगा वो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो 7 बजे पर डे शाम को मिल जाया करेगा। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका होगा, और वो क्वेश्चन है, क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है। स्क्रीन पर आ चुका होगा, आंसर दें आप लोग, ऑप्शन देखें। तो क्रिस्पर तकनीक क्या होती है, इसका आंसर दिमाग लगाएं अपना तब तक। क्रिस्पर तकनीक क्या होती है, उस तकनीक की अगर हम बात करें, क्रिस्पर तकनीक क्या होती है, तो क्रिस्पर तकनीक एक इस प्रकार की तकनीक है जो मानव शरीर में होने वाली आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को सही करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कहां पर किया जाता है, आनुवंशिक बीमारियों के लिए। आनुवंशिक बीमारियों में याद रखना, आनुवंशिक बीमारी क्या होती है, ऐसी बीमारी जो एक वंश से दूसरे वंश पर पहुंचती हो। उन आनुवंशिक बीमारियों के लिए एक तकनीक होती है जिसे कहते हैं क्रिस्पर तकनीक। इसके लिए कौन सी बीमारी, आनुवंशिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इस प्रकार से अगर कहें ऑप्शन उसमें कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा डी। ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अगर हम बात करें और क्या है क्रिस्पर तकनीक, क्रिस्पर तकनीक एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें आनुवंशिक, आनुवंशिक का मतलब है, अगर कहा जाए आनुवंशिकता की इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन, अभी हम पूरी बात करेंगे, धीरे धीरे समझ जाए। आनुवंशिक इकाई क्या है, तो आनुवंशिक इकाई कहते हैं जीन को, कहते हैं जीन को कहते हैं। आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं, जीन। अगर कहा जाए जीन किसमें होता है, जीन में जीन किसमें उपस्थित होता है, जीन होता है डीएनए में। किसमें उपस्थित होता है जीन, जीन किसमें होता है, डीएनए में होता है। तो याद रखना, डीएनए के माध्यम से ही आनुवंशिक गुण एक जाति से, यानी कह सकते हैं एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचते हैं डीएनए के माध्यम से। अगर इन्हीं डीएनए में कोई रोग हो गया तो यही दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाएगा और उसको भी वो रोग हो जाएगा। जैसे वर्णांधता रोग, हीमोफीलिया रोग, ये सब कैसे हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं। तो आनुवंशिक इन रोगों को दूसरी पीढ़ी पर न पहुंचे, इसके लिए एक तकनीक अपनाई जाती है, क्रिस्पर तकनीक। इसी क्रिस्पर तकनीक के अंतर्गत एक शब्द आता है क्रिस्पर 9। क्रिस्पर 9, क्रिस्पर 9 क्या है, इसी क्रिस्पर 9 को कहते हैं डीएनए की कैंची। क्रिस्पर 9 को कहते हैं डीएनए की कैंची। इसी क्रिस्पर 9 तकनीक से जो डीएनए खराब होता है, जो आनुवंशिक रोग फैलाता है, उस डीएनए को काटकर, यानी कह सकते हैं उस जीन को काटकर बाहर कर दिया जाता है, जिससे वो आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ना पहुंच सके। इसीलिए बोलते हैं क्रिस्पर 9 तकनीक को क्या, डीएनए की कैंची भी कहते हैं। इसी क्रिस्पर 9 तकनीक के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा के लिए 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो याद रखना क्रिस्पर 9 तकनीक के लिए मिला था। क्रिस्पर 9 को क्या कहते हैं, डीएनए की कैंची कहते हैं। अगर कहा जाए आनुवंशिकता की इकाई क्या है, डीएनए है, या कह सकते हैं जीन है, और इसका इस तकनीक का उपयोग किया जाता है आनुवंशिक बीमारियों में। जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा कहें, डीएनए की बात आ गई, तो डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम कह दें डीएनए में कौन सी प्रोटीन मिलेगी,
डीएनए में प्रोटीन कौन सी है? डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? तो याद रखना डीएनए मिलती है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो याद रखना डीएनए मिलती है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना, ये तो इसकी बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? तो हम बात करें निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है, तो उसमें से क्वेश्चन है, ऑप्शन अगर कहें तो आंसर आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें ऑप्शन है सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है और टंगस्टन है। सोना है, लोहा है, प्लेटिनम, टंगस्टन। धातु की बात की है तो आप लोग आंसर करें। तब तक धातु की बात करी है तो धातु क्या है? तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ और सबसे कठोरतम धातु। दो क्वेश्चन आते हैं। अगर कहा जाए सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करें तो वो मिलता है हीरा, और सबसे कठोरतम धातु की बात करें तो आंसर आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आंसर तुमको मिलेगा सी नंबर, प्लेटिनम। आंसर क्या आएगा? सी नंबर। याद रखना इसका ऑप्शन का आंसर क्या है? सी नंबर। तो इसकी बात हो गई तो आंसर क्या मिला? सी नंबर मिला। अगर हम बात करें प्लेटिनम, हीरा की बात करें तो क्वेश्चन आता है कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? तो कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। उन चारों में बात करें अगर हम लोग, कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरीन, एक होगा ग्राफीन। ये कार्बन के क्या है? अपर रूप है। अगर कहा जाए हीरा की आकृति कैसी है? हीरा की आकृति तो याद रखना त्रिविमीय है। त्रिविमीय चतुष्फलकी, त्रिविमीय चतुष्फलकी। ग्रेफाइट की आकृति कहना है षष्ठफलकी होती है। षष्ठफलकी होती है। फुलरीन की आकृति कहें तो फुटबॉल के समान होती है। देखें फुलरीन फा भी बना है, इधर फुटबॉल भी है, तो कंफ्यूजन अगर हो जाए फुलरीन, फुलरीन का मतलब फुटबॉल। ग्राफीन की कोई निश्चित आकृति नहीं है, याद रखना। तो 3 की आकृति, हीरा की आकृति कहा जाए तो हीरा की आकृति कौन सी है? त्रिविमीय चतुष्फलकी। ग्रेफाइट की आकृति कह दे तो कौन सी है? षष्ठफलकी। और फुलरीन की कह दे तो आंसर आएगा फुटबॉल के समान मिलती आकृति। इसमें से अगर क्वेश्चन कहे निम्नलिखित में से चारों में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक याद रखना विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कौन है? ग्रेफाइट। लेकिन याद रखना ग्राफीन जो होता है, ग्राफीन एक ऐसा कार्बन का अपर रूप है जो परम शून्य ताप पर भी चालकता का कार्य करता है। परम शून्य ताप का मतलब है, परम शून्य ताप का मतलब है 0 केल्विन, या कह सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने समझ लो माइनस पर भी इसको रखा जाए तब भी ये विद्युत चालकता का कार्य करेगा ग्राफीन। परम शून्य ताप पर जो काम करने वाला होता है कार्बन का कौन सा अपर रूप है? ग्राफीन होता है। ये विद्युत का चालक नहीं होता हीरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। याद रखना फुलरीन भी विद्युत का चालक ही होता है, लेकिन ये अर्धचालक के रूप में मिलेगा। ये कैसा है? ये एक अतिचालक है। तो अतिचालक की परिभाषा कह सकते हैं ऐसे चालक जो परम शून्य ताप पर भी कार्य करते हो उन्हें क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं। तो याद रखना अतिचालक। ये बात हो गई किसकी?
इसी तरह जैसे लिखा है ग्रेफाइट लिखा है, ऐसी एक आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक चट्टान है, याद रखना ये ग्रेफाइट है, एक शब्द मिलते हैं ग्रेनाइट। तो याद रखना, कंफ्यूजन ना होना ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में। ये एक चट्टान है, ये अग्नि चट्टान है, अग्नि चट्टान है, याद रखने। इन चीजों को ध्यान देना, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर बनते हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। ये ग्रेफाइट और ये ग्रेनाइट है, ये एक चट्टान है, ये एक कार्बन का अपर रूप है, और ये अग्नि चट्टान है। अगर कहते हैं ग्रेफाइट कैसी चट्टान है, तो कार्बन जितने होते हैं ये सब अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। तो याद रखना, कार्बन के जितने अपर रूप होते हैं एक तरह के अवसादी चट्टान में है। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं होता? डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता डीएनए में? तो आंसर दे जरा आप लोग, डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता? ऑप्शन देख रहे होंगे। तो अगर कहा जाए अमीनो अम्ल क्या होते हैं, पहले हम डीएनए की बात कर लें थोड़ी। हमने थोड़ी बात अभी की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो भी आया था, उसमें बताया था। डीएनए में अगर कहा जाए, डीएनए में जो संरचना होती है, जो संरचना होती है डीएनए में, डीएनए की जो संरचना होगी, याद रखना डीएनए की संरचना 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। 5 कार्बन की, 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। इस तरह से संरचना मिलेगी डीएनए की। ये 5 कार्बन युक्त संरचना है। एक कार्बन यहाँ पे लगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। इन्हीं 5 कार्बन युक्त संरचना में जो डीएनए होता है, उस डीएनए में 4 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 4 एमिनो अम्ल, 4 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं डीएनए में। तो उन्हीं में आंसर है। 4 डीएनए में अमीनो अम्ल कहा जाए तो एक मिलेगा एडेनिन, एडेनिन मिलेगा, एक मिलेगा थाइमीन, एक मिलेगा ग्वानिन, एक मिलेगा साइटोसिन। साइटोसिन 4 अमीनो अम्ल मिलेंगे। याद रखना 4 अमीनो अम्ल में कौन कौन है? तो एक मिलेगा ये, एक मिलेगा थाइमीन, और एक मिला जाके ग्वानिन, और एक मिला जाके साइटोसिन। इन 4 कार्बन, जो इन 4 अमीनो अम्ल होते हैं, इन 4 अमीनो अम्ल में जो एडेनिन और थाइमीन है, ये 2 कार्बन 2 बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। एडेनिन और थाइमीन 2 बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन 3 बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं जरा देखें। इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल देखा होगा आपने, द्विकुंडलिक संरचना। द्विकुंडलिक संरचना में यहाँ पर 2 मॉडल, यहाँ पर 2 बंध। इस प्रकार आपने देखा होगा त्रिबंध, फिर डबल बंध, फिर ट्रिपल बंध। इस तरह से जहां डबल बंध होगा वहां पर कौन होगा? एडेनिन और थाइमीन मिला होगा, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर ग्वानिन और साइटोसिन मिला होगा। याद रखना ये डीएनए की संरचना में। तो अगर कहे डीएनए कितने कार्बन संरचना होती है, तो 5 कार्बनिक संरचना होती है। और कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 4 अमीनो अम्ल होते हैं। याद रखना डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक चीज की कमी होती है, जो यहाँ पर एडेनिन के साथ में जो थाइमीन लगा है वो आरएनए में बदल जाता है। एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल होता है। याद रखना डबल बॉन्ड के साथ में, किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल होता है, बाद बाकी ये सेम होता है। कौन सा? ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर दें, और साइटोसिन। तो आरएनए और डीएनए में सिर्फ अंतर किसमें आता है? थाइमीन और यूरेसिल। तो क्वेश्चन वहां पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल आरएनए में पाया जाता है, कौन सा अमीनो अम्ल आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो याद रखना थाइमीन आरएनए में नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। और डीएनए में कौन नहीं मिलेगा? यूरेसिल नहीं मिलेगा, थाइमीन मिलेगा। तो इस तरह से आंसर अगर कहा जाए उसमें आंसर कौन सा है, तो आंसर नंबर उसमें मिलेगा बी नंबर। तो उसमें लिखा है टायरोसिन। टायरोसिन कोई अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो आंसर कौन सा आएगा इसका? बी। तो याद रखना आंसर कौन सा मिलेगा? बी। ठीक है,
तो ये किसकी बात हो गई, डीएनए में। अगर कहें डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने दिया डबल हेलिक्स मॉडल इसका, डीएनए का। दूसरी बात मैंने कहा डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, मैंने इससे पहले वाले पेपर क्वेश्चन बताया, हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए में। और डीएनए अनुवांशिक लक्षण को बता चाहिए पूरे अनुवांशिक वाले क्वेश्चन, तो याद रखना डीएनए की बात पूरी। अगला क्वेश्चन बात करें अगर हम लोग, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांकों में भिन्नता होती है, किस कारण से। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ें, आंसर दे जरा। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांकों में भिन्नता होती है, जरा बताएं। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांकों में भिन्नता होती है। बात करें अगर हम क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जल का उबलना, और गलनांक का मतलब होता है जल का गलना, किसी पदार्थ का गलना। इसका मतलब है, याद रखना, जो क्वथनांक होता है ये हमेशा दाब के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं दाब और क्वथनांक समानुपाती होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी तल की ऊंचाई पर जाने पर भोजन देर में पकता है, पहाड़ों पर भोजन देर में पकता है। क्यों, वो यही कारण है क्योंकि पहाड़ों पर दाब जो होता है, पहाड़ों पर जो दाब होता है, पहाड़ों पर दाब, पहाड़ों पर अगर दाब कम है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, क्वथनांक में भी कमी आएगी, क्वथनांक में भी कमी आएगी। इसका मतलब पहाड़ों पर जब दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, भोजन देर से पकेगा। कहानी जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर कहा जाए मैंने आलू लिया, आलू 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू होगा। नॉर्मली हमने पृथ्वी पर रखा, पृथ्वी पर सामान्य वायु दाब होता है, जिसके कारण 100 डिग्री ताप पर आसानी से आलू पकना शुरू हो जाता है। इसी आलू को मैं ले जा रहा हूं कहां, पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर उसी खुले बर्तन में मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर पकाना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर क्या है, दाब कम है, दाब कम है, क्वथनांक भी कम होगा। क्वथनांक कम का मतलब पानी का उबलना। इसका मतलब है 100 डिग्री टेम्परेचर आ ही नहीं पाएगा, और उन पहाड़ों पर 80 डिग्री पर, हो सकता है 70 डिग्री पर ही पानी उबलना शुरू हो जाए, जबकि पृथ्वी पर 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हो रहा था। जब 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हो रहा था, 100 डिग्री पर वो पदार्थ गलना शुरू हो रहा था, जो भी पदार्थ है। और आलू 100 डिग्री पर गलेगा ये, और पहाड़ों पर वो पानी उबलना शुरू हो जाए 70 पे। जब तक वो 100 डिग्री आएगा तब तक पानी पूरा उड़ जाएगा, पानी बचेगा ही नहीं, तो फिर पानी डालोगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है। क्यों पकता है, क्योंकि वहां पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे पानी बहुत तीव्र गति से उड़ जाता है, और वहां पर भोजन देर से पकता है। ये कहानी है इसकी। तो अगर कहा जाए उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था क्वथनांक में भिन्नता होती है किसके कारण। तो उसमें लिखा तापमान में भिन्नता कारण, घनत्व के कारण, आयतन के कारण, दाब के कारण। तो आंसर क्या आएगा, डी नंबर इसका आंसर मिलेगा, दाब के कारण। लेकिन याद रखना, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है लेकिन गलनांक घटता है। अगर हम इसी में कहा जाए, इसी में क्या कह दें, तो अगर कहा जाए गलनांक की स्थिति क्या होगी, दाब बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब जितना बढ़ाएंगे क्वथनांक बढ़ता है, पानी उबलता जाएगा तो आलू गला नहीं, गला ना, जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा तब तक गलना शुरू नहीं होगा। तो याद रख, गलनांक घट जाएगा और क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इसी कारण ये स्थिति होती है, ध्यान रखना। दूसरी अगर पॉइंट कहें तो 2 पॉइंट ध्यान देना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दाब का मात्रक पूछा जाता है कई बार। अगर कहा जाए दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक और पृष्ठ तनाव का मात्रक, ये 2 चीजें बहुत पूछी जाएंगी। पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, दाब का और पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो अगर कहा जाए जो दाब पृष्ठ तनाव होता है, वो पृष्ठ तनाव हमेशा इकाई पर लगता है, तो इसका जो मात्रक होगा जाके
वो होगा जाके जो टी बराबर होता है वो होता है एफ अपॉन एल, क्योंकि जो तनाव लगता है वो किसी एकांक लंबाई पर लगता है। तो इसका मात्रा अगर कहें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति, एफ का मतलब बल, न्यूटन प्रति मीटर। तो याद रखना किसका हो गया। अगर हम किसकी बात करें, हमने बात की इसकी दाब की, P बराबर होता है, क्योंकि जो प्रेशर लगता है इकाई पर नहीं लगता है, प्रेशर जो लगता है हमेशा किसी क्षेत्रफल पे लगता है, प्रेशर जो लगेगा किसी क्षेत्रफल पर लगेगा, यानी A। तो अगर वहां का मात्रक कहें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है उसका। तो याद रखना ये दोनों क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां न्यूटन प्रति मीटर लिखा होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा होता है। थोड़ा बारीकी से अंतर होने का मामला बिगड़ जाता है पेपर में। ये पृष्ठ तनाव है, ये दाब है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। जो तनाव होता है वो इकाई पर लगता है, एक लंबाई पर लगता है, क्योंकि हमने देखा होगा जितने पृष्ठ तनाव वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कपड़ा जब धो रहे होते हैं तो साबुन को मिलाते हैं, तो वो किसी एकांक लंबाई पर, यानी रेसे जो होते हैं उनकी लंबाइयों को घटा घटा देता है, तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है। या कहें भोजन, जो स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो जीभ में जो आप कहते हैं स्वादिष्ट भोजन लगता है, गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जो हमारे जीभ की जो रेसे होते हैं या जीभ की जो हमारी नलिकाएं होती हैं, स्वाद नलिकाएं होती हैं, जो स्वाद रेसियां होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है वहां पर तनाव आ जाता है या ढीली हो जाएंगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में तो वहां क्या किसकी लंबाई के कारण ऐसा होता है, वहां लंबाई रेसे हैं। और यहाँ पर दाब लगाए, अगर खूटी पर हम ठोक रहे हैं तो ये पूरा एक क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल पर मारते हैं हम लोग, तो यहाँ क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर ये बात होगी, ध्यान समझना इस चीज को। तो ये इतनी बात हो गई। लास्ट क्वेश्चन बताएं जरा, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो भी आ चुका होगा, देखें जरा। मनुष्य का कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? अगर हम बात करें कशेरुक दंड होता क्या है, तो हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुक दंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन है, ये तो बात हुई, अभी आंसर आते हैं। एक आता है अच्छी कंकाल, एक उपांगी कंकाल। तो अच्छी कंकाल का मतलब है, अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल कितने भागों में बटा होता है? तो अच्छी कंकाल में एक बटा होगा आपका सर, ऊपर कपाल, कपाल जो एक अक्ष पर रुका हुआ है। अच्छी कंकाल का मतलब एक पूरा धाड़ा है जो अक्ष पर है, जिसके लिए एक्सिस है, उस पर रुका हुआ है, तो उसके लिए एक हो जाएगा कपाल, इसके बाद एक हो जाएगा चेहरा, इसके बाद हो जाएगा कर्ण, कान, कान के बाद हो जाएगा कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के बाद हो जाएगा पसलियां, इतने भागों बटा होगा अच्छी कंकाल। अगर हम बात करें कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कपाल मिलेंगी 8, चेहरे में मैं कहें अगर 14, कान में होती हैं 7। यहां पर मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि जब ऑप्शन दिया गया वहां 33 दिया गया, कभी कभी 26 पढ़ते हैं। तो याद रखना जो 26 पढ़ेंगे वो वयस्क अवस्था में पढ़ेंगे, 26 जो पढ़ते हैं वो वयस्क अवस्था में पढ़ते हैं। जो ऑप्शन दिया गया वो 33 है। बचपन में जो होती है वो 33 होती है। बचपन अवस्था में कशेरुक दंडकाएं कितनी होती है? 33, क्योंकि बचपन अवस्था में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है मानव शरीर में, और वयस्क अवस्था में जो होती है वो 206 होती है। तो ये हड्डियों की संख्या कुछ कम हुई, उन्हीं हड्डियों की संख्या ये कम कहां पर हुई? कशेरुक दंड में। कशेरुक दंड में एक पुच्छ होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 5 भागों में बटा होता है। गर्दन होता है, वक्ष होता है, कर्ण, गर्दन होगा, वक्ष होगा, एक कर्ण होगा, एक आपका पुच्छ होगा, और एक और होता है। ठीक है, तो याद रखना वो 5 भागों में बटा होता है, उन्हीं में संख्याओं में कमी आती है। ये जहां पर पुच्छ होता है, पुच्छ की संख्या अगर कहा जाए तो वयस्क अवस्था में 1 हो जाती है, लेकिन क्या होता है, और जो बचपन अवस्था होती है वहां पर उनकी संख्या 5 होती है, पुच्छ की संख्याएं। तो इस तरह संख्या कम हो जाती है। तो ऑप्शन अगर कहा जाए उसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? इसका ऑप्शन बी आएगा। तो याद रखना ये बात। अगर कहें पसलियों की संख्या कितनी है, पसलियां होती 24 + 1, 24 + 1, एक क्या है? ये स्टर्नम है, स्टर्नम
जिस पर ये 12 पसलियां जो होती है, 12 इधर 12 इधर, ये इधर वाले हिस्से की, जैसे अगर कहा जाए इधर ऐसे ऐसे मिलती हैं आपको, ये 12 इधर पसलियां 12 इधर पसलियां 24 हो जाएंगी। जिस पर ये रुका हुआ उसके बोलते हैं स्टर्नम। उसी की संख्या मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 25। इस तरह से पूरा कहेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएंगी अच्छी कंकाल में? तो अच्छी कंकाल में कुल संख्या हो जाएंगी 80। याद रखना, इन 33 को नहीं जोड़ रहे, 26 को जोड़ेंगे तब 80 होंगी जाके। यानी वयस्क अवस्था में अगर कहा जाए तो अच्छी कंकाल की संख्या कितनी होगी? 80 होगी जाके। ये क्वेश्चन थे आपके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए कुछ मेहनत हो रही है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं, और अगर कुछ और भी सजेशन हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताया करें। जय हिंद। ठीक है।